माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और मांग संख्या 17 कारागार पे बोलने का आपने मुझे मौका दिया। बड़ा गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है जिस पे आज आपने इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव आज सुबह से लेकर अभी तक लगातार दे रहे हैं। मैं चूंकि नया सदस्य हूं, लेकिन यदि भारत देश की हम बात करें, अभी भरत सिंह जी जिनके विचारों से हम सहमत भी हैं, आदर सम्मान भी करते हैं, ये जो भी बात बोलते हैं बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये देश जो है ये अभी धार्मिक आधारों पे चलने वाला देश है। पहले पन्ने पे लिखा आता है कि समर्थ को ना 200 घुसाई। माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ विराजमान है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में ये कागज मेरे पास आया है कि राजस्थान सरकार में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कितने प्रकरण विचाराधीन है, जिसके अंदर लंबी चौड़ी लिस्ट आपने भेजी है कि आज तक 121 जो प्रकरण जो है आईएएस, आईपीएस, आरएस और आरपीएस के खिलाफ ये पेंडिंग पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, 2000 ये सिर्फ 2010 से लेके और आज 10 साल के अंदर 121 जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेके और ये पेंडेंसी जो पड़ी है, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा। आज भ्रष्टाचार जैसे बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा थी और बड़ा अच्छा लगता कि मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण यहाँ उपस्थित होते, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई अलग से कोई एक डिपार्टमेंट का मुद्दा नहीं है। कानूनों के अंदर यदि हम सरलीकरण करें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बारे में हम सोच सकते हैं। मैं छोटी सी बात आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में दिलाऊंगा कि खान विभाग के अंदर किसी को खनन पट्टा जारी होता है, रेवेन्यू का सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है, लेकिन वो एक पन्ना जो है वो वन विभाग में भेजते हैं कि क्या ये क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है। और बड़े दुख की बात है, ऐसी बात सदन में मुझे नहीं कहनी चाहिए। सिर्फ उस पन्ने के उस माइनिंग की स्वीकृति चाहने वाला व्यक्ति जिसका सारा डेटा उस विभाग में मौजूद है, आपने इंटरनेट से जोड़ दिया, आप कह रहे हो हमने कौन कौन से यानों से जोड़ दिया, लेकिन उस एक चीज के लिए उसको 10 और 20 हजार की रिश्वत देनी पड़ती है। इससे बड़ी शर्म की घटना हो नहीं सकती। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ा जो मामला है, एससीडी का स्वतंत्र कैडर होना चाहिए, क्योंकि एससीडी के अंदर जो अधिकारी जाते हैं प्रतिनियुक्ति पे, वो सिर्फ कई लोगों का ध्यान इसलिए रखते हैं कि जब आप इस सीट पे आओ तब मेरा ध्यान रखना। ये कटु सत्य बात है, इसलिए इसका स्वतंत्र कैडर होना बहुत जरूरी है। और प्रकरणों की स्थिति में पेंडेंसी, आज कई प्रकरण ऐसे हैं जो 20-20 साल से, 25-25 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इनकी पेंडेंसी के बारे में कोई न कोई ठोस कार्य और निश्चित एक समय अवधि तय हो, इसके अंदर समय सीमा निर्धारण हो और परिवादों में एफआईआरों को निपटाने के लिए कोई न कोई ठोस कार्य योजना विभाग बनाए। जीरो टॉलरेंस की बात सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जीरो टॉलरेंस बहुत सुंदर शब्द है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है। और सुबह से मैं देख रहा हूँ जब इधर से जिन्होंने भाषण दिया वो भी जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, और हमारी तरफ से भी जिन्होंने भाषण दिया वो भी जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। यदि हम लोग ईमानदारी से सब मिलकर जीरो टॉलरेंस की बात सोचें तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक आदमी परिवाद दर्ज करता है, अब वो परिवाद 5 साल पेंडिंग हो जाता है, उसके बाद वो न्यायालय चला जाता है, न्यायालय आदेश देता है कि इस परिवाद के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए, फिर वो एफआईआर 10 साल पेंडिंग पड़ी होती है और तब तक वो कार्मिक या तो रिटायर हो जाता है और या ईश्वर के पास चला जाता है। तो ऐसे मामलों के अंदर कहीं ना कहीं ठोस कार्य कोई योजना बने
जिसमें हम जीरो टॉलरेंस की जो सरकार की जो मंशा है, उस मंशा पे कहीं ना कहीं हम उस मंशा की तरफ हम सोच सकें। कई वक्ताओं ने अच्छे अच्छे विचार भी व्यक्त किए। कईयों ने सरकार की ऑनलाइन एफआईआरों को लेकर बड़ी तारीफ की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सदन के अंदर एक पार्टी की नीतियों से ऊपर उठ के और ऐसी कोई बहस करें या ऐसे कोई सुझाव दें जिससे कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हो। शायद उन माननीय सदस्यों को इसके बारे में ध्यान नहीं है कि राजस्थान के एक सांसद, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान के एक सांसद और केंद्रीय मंत्री को एफआईआर के लिए लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी का सहारा लेना पड़ा और प्रदेश के डीजी और चीफ सेक्रेटरी को दिन भर वहां खड़ा रहना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। और आपके ही कई मंत्री और विधायक, जो सब आपको पता है कि एक एफआईआर के लिए उनको धरना देना पड़ा। सिर्फ कानून की बातें और अखबारों में आने से ये देश अब सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि 72-73 साल हो गए और आने वाले सब ने ये प्रयास किए होंगे कि देश सुधरे। अब हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य है, हम भी चाहते हैं कि मिलके ऐसा कोई ठोस कार्य योजना आप लोग लाओ, हम भी आपके साथ हैं। निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस, और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो कह रहे हैं संवेदनशील और पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन की बात करते हैं, आप लोग ईमानदारी से सब साथ देंगे तो हम भी आपके साथ हमेशा अच्छे कार्य की तारीफ भी हम लोग करेंगे। खानों का घोटाला हुआ पिछले कार्यकाल में। अब एक चीज मेरे आज तक समझ में नहीं आई, चूंकि मैं नया विधायक हूं, कि उधर से कोई बात होती है तो ये कहते हैं कि आपके उन नेता ने ऐसा किया था, आपके उन नेता ने ऐसा किया था, आपने आयोग बनाए, आपने मंत्रिमंडलीय कमेटियां बनाई, आपने यदि आपको पता था कि भ्रष्टाचार किया या उस आईएएस ने किया या पूर्व किसी नेता ने किया, तो उन आयोगों को क्या हश्न हुआ? आपने क्यों नहीं जेल में डाला उनका? मुख्य मुद्दे ये है, इन चीज़ों पे जब तक बहस सकारात्मक तरीके से नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो काम एक पारदर्शी तरीके से कर पाएगा। माननीय सभापति महोदय, यदि कारागार की बात करें तो कारागार का एक्ट, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ इसके अंदर बताया कि 70 साल से ज़्यादा का जो एक्ट है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। और वीसी के माध्यम से पेशी, हमारे अधिकतर माननीय सदस्यगण ये बात कहते हैं कि खूंखार जो आतंकवादी, हार्डकोर जो अपराधी है, उनकी वीसी के मार्फत यदि हम पेशी का ऐसा आयोजन, यदि हम एक कार्य योजना बना सकें तो बहुत बड़ा सरकार का पैसा और एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी कई बार खराब हो जाती है, उससे भी हम बच सकते हैं। रिक्त पड़े पदों को भरने की कार्रवाई, जेलों के हालात ठीक नहीं है, बहुत सारे पद जो रिक्त पड़े हैं, और आधारभूत सुविधाएं, कई जेलों की कैपेसिटी 40 की है, वहाँ आपने 100 कैदी रख रखे हैं, तो आधारभूत ढांचा जो है वो भी उसका सुधारा जाए। और जेल प्रहरियों के वेतन विसंगतियाँ, क्योंकि जब तक जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक आप उससे पूरा आउटपुट किसी कर्मचारी से ले नहीं सकते। इसके अलावा कार्मिकों के साथ की वेतन विसंगतियाँ दूर हो। मैं जब जनरल डिबेट कई लोगों ने, कई मान्य सदस्यों ने इसके अंदर अपने सुझाव दिए, तो आरपीएससी के घोटाले हुए, कर्मचारी चयन बोर्ड के घोटाले हुए, इसके अलावा बजरी माफिया। आज यदि माननीय खान मंत्री जी यहाँ होते तो ये सुझाव, जो बजरी माफिया की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये माफिया क्यों पनपा? क्योंकि नियमों में सरलीकरण, हम एम्स एंड की नीति की बात भी करते हैं और बजरी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। बजरी की खुदाई नहीं होगी, लेकिन हमारा पुल भी बनेगा, सरकार घोषणा करी पुल भी बनेगा, सड़क भी बनेगी, तो बजरी कहाँ से आएगी? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी हमें कोई एसएलपी दायर करनी हो या कोई ऐसे प्रकृति भी बचे और बजरी भी आम व्यक्ति को उपलब्ध हो, क्योंकि इसकी जो सारी की सारी जो मार है वो आम व्यक्ति को मिल रही है। एक 5-6 हज़ार के अंदर जो बजरी का ट्रक आता था उसमें 50-60 हज़ार रुपये आम व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। बड़े माफिया पनप गए। आज बड़े दुख की बात है कि एक थानों की बंदी अखबारों के माध्यम से पता चलता है। राजस्थान पत्रिका ने बहुत बड़ा स्टिंग भी उसके ऊपर चलाया था कि 50-50 लाख रुपए की एक थाने की बंदी हो गई। तो कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नियमों में सरलीकरण हो और ऐसे जो जन विरोधी कोई भी, कई बार होता है ऐसा कि सरकारें या ऊपर शासन में बैठे लोग कई जन विरोधी ऑर्डर भी पास कर देते हैं। और दूसरा, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, एक जो परिपत्र जो आपके जारी हैं, चाहे वो फील्ड पोस्टिंग के वो कि दागी अफसरों को हम फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे। आज आप एससीडी के अंदर भी कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं
एक यदि कोई बड़ा व्यक्ति जो IAS RAS जो पकड़ा जाता है उसको आप 1 साल के अंदर वापस बहाल कर देते हो। वहीं कोई पटवारी टीचर या कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको आप 3 साल तक नहीं करते। तो ये सब जो असमानता है ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक अच्छा संदेश नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन गृह मंत्री जी से करेंगे कि हमारे जो सुझाव हैं उन सुझावों के अंदर कहीं ना कहीं जो आमूलचूल परिवर्तन की बातें हैं जिससे हम देश को और इस प्रदेश को धीरे धीरे हम, क्योंकि ये सही बात है कि 100% ये जीरो टॉलरेंस तो एक शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप तो 50, अभी तो 100 के स्कोर चल रहा है, इसको यदि आप 50 पे भी ले आए तो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के अंदर 2 विंग की बात हमेशा आई है कि एक विंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की हो और दूसरी इन्वेस्टिगेशन की। इसके अलावा एक अभी माननीय हमारे चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही कि NDPS की धारा 29 जिसको लेके बहुत बड़ा शोषण आम व्यक्ति का किया जाता है, बड़ा भारी भरकम भ्रष्टाचार इसके अंदर किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे सेक्शंस जो है जो अंग्रेजों के जमाने के उनमें कहीं ना कहीं रिव्यू होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तबादला नीति की बात भी करूंगा, तबादला नीति भी बने इस प्रदेश के अंदर, वो IAS IPS से लेके और कांस्टेबल तक। कई बार देखने को मिलता है अच्छा व्यक्ति जब जाता है और वो काम करने की बड़ी उसकी लगन और वो मेहनत से काम करता है, लेकिन 1 महीने बाद ही उसका वहाँ से तबादला हो जाता है और उसका जो भार है वो पब्लिक भी पड़ता है। तो ऐसी तबादला नीति के बारे में भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा। एक अभी माननीय पीलीबंगा से आने वाले विधायक महोदय ने बहुत अच्छी बात कही, डिजायर प्रथा। हम तो जब बच्चे थे तभी गंगानगर और हनुमानगढ़ में डिजायर प्रथा के बारे में सुनते थे, उससे ही चल के पूरे प्रदेश में फैला। ये डिजायर प्रथा बंद होकर अच्छे व्यक्तियों की आप यदि पोस्टिंग थाने, तहसील, कचहरी, कोर्ट, जहाँ भी अच्छा व्यक्ति यदि वहाँ पद स्थापित होगा तो निश्चित रूप से आम व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि इस चीज़ से अपन बिल्कुल मना नहीं कर सकते। आर्थिक युग है, ये कोई सतयुग नहीं है। पहले अलग तरह से एक रेपुटेशन समाज में मिलता था, अब आर्थिक युग है। आदमी के संसाधनों को देख के उसको इज्जत मिलती है समाज के अंदर। तो उन चीज़ों को देख के भी कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो करप्शन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माननीय मंत्री महोदय, एक पुलिस के DG साहब भी यहाँ बैठे हैं। गेनाराम प्रकरण नागौर का बहुत बड़ा एक मामला हुआ कि पुलिस का सिपाही पुलिस की कार्यविधि से असंतुष्ट होकर उसने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। तो ऐसे संवेदनशील मामले के अंदर अपने को कोई किसी का दबाव नहीं देके और हमें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि आने वाले जो दूसरे लोग जो हैं वो उस चीज़ को देखें, सोचें और आइंदा ऐसा करने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़े। तो मैं मंत्री महोदय से ये भी मांग करूंगा। और दूसरा, जो खूंखार अपराधी जो हैं उनसे लोहा लेते हुए कई लोग शहीद हो जाते हैं पुलिस के, तो इसके अंदर पुलिस के परिवार को एक शहीद का दर्जा भी मिले। जैसे हमारे खुमाराम, कांस्टेबल खुमाराम हत्या वो हुआ था मामला, तो ऐसे प्रकरणों में शहीद का दर्जा मिले। मैं संचार माध्यम के साथ साथ आजकल जो साइबर क्राइम के अंदर संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संचार माध्यमों के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसकी चौकियां बंद कर दी, आपसे मंत्री महोदय से मैं मांग करूंगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल एक प्रदेश की कानून व्यवस्था के अंदर होता था, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी वापस कहीं न कहीं पुनर्जीवित करने के लिए कोई आप इसके अंदर घोषणा करें। एक पुलिस जवानों को अच्छे वेतन भत्ते और जवानों का पे ग्रेड जो है 24 से माननीय सभापति महोदय 1 सेकंड, और होमगार्डों के स्थायीकरण और पुलिस थानों, पुलिस लाइनों में भी जवानों के लिए फिटनेस सेंटर। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि पुलिस का जवान जो चुस्त दुरुस्त दिखता था, इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि इसके अंदर घोषणा करें, और आपने मुझे इसके अंदर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।